हाय। सो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि यहाँ पे करना क्या है। तो ऊपर नाम आ चुका है ओवरहेड्स। तो बिफोर डिस्कसिंग दिस टॉपिक, इसके पहले ही हम डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर के बारे में सब कुछ जान चुके हैं। तो मतलब मैंने अब ऐसा क्यों बताया कि बिफोर डिस्कसिंग दिस कि हमने ये डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट, क्योंकि वी हैव ऑलरेडी सीन द डायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट के बारे में हमने सब कुछ देखा है कि कैसे कैलकुलेट होता है, कैसे मेथड्स होते हैं, रेम्यूनरेशन के मेथड्स क्या है, मटेरियल का वैल्यूएशन का मेथड क्या है, ये सारा हम देख चुके हैं। बट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इज कॉल्ड एज व्हाट? ओवरहेड्स। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इज कॉल्ड एज व्हाट? ओवरहेड्स। तो ओवरहेड्स को आज हमें देखना है। तो ये ओवरहेड्स है क्या? तो ओवरहेड्स का इस टॉपिक में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस पहले आइडेंटिफाई करना है, डेटा कलेक्ट करना है। मतलब हमें एंटायर बिजनेस में फर्स्ट ऑफ ऑल हमें आइडेंटिफाई करना है कि ओवरहेड्स क्या है, कौन से इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर है इन माय बिजनेस। फिर उसके बाद उसका ट्रीटमेंट मुझे देना है कि एग्जैक्टली प्रोडक्ट को कैसे उसको बांटा जा, कि प्रोडक्ट को कैसे उसको चार्ज किया जाए, प्रोडक्ट को कैसे उसको अप्लाई किया जाए। दैट इज द मोर इंपॉर्टेंट थिंग इन दैट टॉपिक। क्योंकि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, बट वो किसी के लिए होते हैं या किसी के लिए नहीं होते हैं, ये आइडेंटिफाई करना बहुत डिफिकल्ट होता है। आइडेंटिफाई हो गया तो वो डायरेक्ट हो जाएंगे, आइडेंटिफाई नहीं हुआ तो वो इनडायरेक्ट होते हैं। बट खर्चा तो है, प्रोडक्ट के लिए हुआ है, बट इनडायरेक्टली हुआ है। उसको बांटना तो जरूर पड़ेगा प्रोडक्ट में, नहीं तो हमारी रिकवरी कैसे होगी? खर्चों की रिकवरी करने के लिए हमें प्रोडक्ट को उसका अप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो जाके मार्केट में मैं जब प्रोडक्ट को सेल करूंगा, उसकी पहले कॉस्ट बनाऊंगा, कॉस्ट में मैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों भी खर्चे साथ मिलूंगा, और तब मैं सेल करके सेलिंग प्राइस डिटरमाइन करके मुझे पैसा आएगा। और पैसा आने के बाद इट इज द रिकवरी ऑफ माय ऑल एंटायर ओवरहेड्स। एक्स इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर की क्या बन जाएगी? मेरी रिकवरी बन जाएगी। अभी ये रिकवरी बनने के बाद ये टॉपिक खत्म हो जाता है। बट इसको अप्लाई करने के लिए जो मेथड्स यूज होते हैं, इसको अप्लाई करने से पहले उसको आइडेंटिफाई करने के लिए जो हमें करना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? ट्रीटमेंट ऑफ ओवरहेड्स। तो चलो धीरे धीरे आगे चलते हैं। अगले शीट में विल सी द कि एग्जैक्टली इसके इंपैक्ट्स क्या क्या होते हैं। ओके, हाय। तो आज हम अभी इस वीडियो में, अभी प्रीवियस शीट में हमने क्या देखा था कि हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो चलो पहले आइडेंटिफाई तो करते हैं कि ओवरहेड्स, इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर्स क्या क्या है। करेक्ट। तो इसके लिए मुझे सबसे पहले लाना पड़ेगा एक चीज। ये है मेरी फैक्ट्री, ये है मेरी फैक्ट्री या मेरा ऑफिस, सब कुछ इधर ही, ये मेरी फैक्ट्री है। तो कैसे होता है ना बच्चों की, फैक्ट्री में डिपार्टमेंट्स होते हैं। फैक्ट्री में बिना डिपार्टमेंट्स के हम फैक्ट्री रन नहीं कर सकते, क्योंकि एक ही जगह पे सारा काम एक ही आदमी देखे तो वो बहुत वर्स्ट थिंग होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द डिपार्टमेंट। तो उसमें पहले आता है कौन सा डिपार्टमेंट? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, कि जहां पे एक्चुअली प्रोडक्शन बनता है। सो दिस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रोड्यूस नंबर ऑफ गुड्स। ए हो प्रोडक्ट, प्रोडक्ट बी हो, प्रोडक्ट सी हो, डिपेंड अपॉन द इन विच वी आर डीलिंग विथ, वी डील विथ, किसके साथ हम डील करते हैं, किसका हम मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट आएगा। बट सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से काम नहीं चलता। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को रन करने के लिए देयर शुड बी अ सम सर्विस डिपार्टमेंट। सर्विस डिपार्टमेंट होना जरूरी है। तो लुक हियर, उसके साथ आते हैं सर्विस डिपार्टमेंट। तो सर्विस डिपार्टमेंट हमेशा अकॉर्डिंग टू द फैक्ट्री वाइज, अकॉर्डिंग टू द मैन्युफैक्चरिंग वाइज, अकॉर्डिंग टू द बिजनेस वाइज, इट विल गेट चेंज। हमेशा सेम रहेंगे ऐसे नहीं है, वो अपने हिसाब से बनते हैं, वो अपने बिजनेस के नेचर ऑफ बिजनेस के अकॉर्डिंग वो चेंज होते हैं। बट यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट लिया है कि जो हर फैक्ट्री में तो आना ही चाहिए। तो कौन से? तो देखो कि सर्विस डिपार्टमेंट प्रोवाइडिंग द सर्विसेज टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। सर्विस डिपार्टमेंट प्रोवाइडिंग द सर्विसेज टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। इन दैट purchasing department, all कोई भी in any factory, in any business there should be a purchasing department.
Then stores departments to keep our goods in one place is required the store department. उसके बाद कैंटीन डिपार्टमेंट होना चाहिए क्योंकि लोगों के लिए मतलब वर्कर्स के लिए खाने की वहाँ पे क्या होनी चाहिए, फैसिलिटी होनी चाहिए, तो वहाँ पे कैंटीन डिपार्टमेंट होता। फिर इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट, पहले जो मटेरियल आता है वो पहले गुड्स इंस्पेक्ट होना चाहिए, या फिनिश गुड्स क्लियर होता है तो उसको इंस्पेक्ट करना चाहिए बिफोर इट्स delivering to the customer, before it's delivering to the distribution center. तो इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट दोनों तरफ लगता है। whenever the goods comes in the business में गुड्स आया तो पहले चेक करो कि वो अच्छा है या नहीं है, अपने क्वालिटी के अपने अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड्स है या नहीं है, तो इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट रिक्वायर्ड देयर। टूल रूम, ये मेंटेनेंस का डिपार्टमेंट, एक मेंटेनेंस का पार्ट भी हो सकता है कि टूल रूम, टूल्स रिक्वायर्ड होते हैं। फिर मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, ये दोनों का मतलब सेम ही है, टूल्स एंड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, क्योंकि मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को ज़्यादातर टूल्स की ज़रूरत पड़ती है। और ये होते कहाँ पे, ये सारे डिपार्टमेंट्स विल हेल्प टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। बट अभी ये हमने सारे डिपार्टमेंट देख लिए कि चलो मान लीजिए कि इस फैक्ट्री में वो अवेलेबल है। कौन से फैक्ट्री में? इस फैक्ट्री में वो सब अवेलेबल है, ये सारे डिपार्टमेंट्स। बट ये फैक्ट्री ऐसी चलेगी क्या? नहीं, फैक्ट्री को चलाने के लिए खर्चा करना पड़ता है बच्चों, सही है ना? नहीं, घर चलाने के लिए भी खर्चा करना पड़ता है। जैसे कि मैं अभी आपको ये ऑनलाइन वीडियो या यूट्यूब पे मैं वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ, आई हैव टू इनकर द सम एक्सपेंडिचर, नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली आई हैव टू इनकर इट, करेक्ट? तो कौन से टाइप के ऐसे एक्सपेंडिचर है, पूरी लिस्ट नहीं है बट सम ऑफ द एग्जाम्पल्स आई हैव गिवन हियर, करेक्ट? तो देखिए, इन फर्स्ट केस फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री का प्रीमाइसेस मेरा ओन नहीं है तो फैक्ट्री रेंट इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस, इट रिक्वायर्ड टू डू द और टू रन दिस ऑल फैक्ट्री, या तो ये सारे डिपार्टमेंट के लिए चलाने के लिए फैक्ट्री तो चाहिए और फैक्ट्री के लिए मुझे रेंट पे करना पड़ेगा। फैक्ट्री इंश्योरेंस इज मोर इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि कल जल गई तो फैक्ट्री क्या करोगे, जलने के बाद थोड़े ना रोते बैठोगे, तो फैक्ट्री इंश्योरेंस इज रिक्वायर्ड। फिर डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, बिकॉज ऑफ द प्लांट एंड मशीनरी, सपोज किसी प्रोडक्ट के लिए डिवोटेड है, किसी प्रोडक्ट के लिए डिवोटेड है तो वो उस प्रोडक्ट का पार्ट बन जाएगा। बट कोई ऐसी प्लांट एंड मशीनरी होती कि वो सबके लिए यूज होती, मान लीजिए कि फैक्ट्री में लगा हुआ एयर कंडीशन, एयर कंडीशन इज ऑल्सो प्लांट एंड मशीनरी, वो तो सबको सर्विस देता है, प्रोडक्ट हो या ना हो, प्रोडक्ट ए हो, प्रोडक्ट बी हो, प्रोडक्ट सी हो, चाहिए हमें प्लांट एंड मशीनरी, तो ये प्लांट एंड मशीनरी। बट अब अगेन आई एम टेलिंग यू कि कोई फैक्ट्री, कोई मशीनरी पर्टिकुलरली डिवोटेड टू द पर्टिकुलर प्रोडक्ट, तो वो डायरेक्ट खर्चा बन जाती है, अंडरस्टूड? तो यहाँ पे मैं ये जो एग्जांपल दे रहा हूँ ये सच में हमेशा इनडायरेक्ट ही रहेंगे, दैट डजंट मैटर। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू द नेचर वाइज, अकॉर्डिंग टू द बिजनेस के फैक्ट्री सॉरी नेचर ऑफ बिजनेस वाइज इट विल गो चेंज। रिपेयर्स ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग, इट्स ऑल्सो। देन इंश्योरेंस ऑफ स्टॉक, स्टोर डिपार्टमेंट में भाई बहुत बड़ा स्टॉक पड़ा हुआ है, उसका इंश्योरेंस तो लेना पड़ेगा। सुपरवाइजर सैलरी, सुपरवाइजर क्या करता है, सब जगह पे सुपरवाइज ही करता है, वो किसी प्रोडक्ट के लिए या किसी एक्टिविटी के लिए डिवोटेड नहीं होता। मटेरियल हैंडलिंग चार्जेस मींस लोडिंग एंड अनलोडिंग चार्जेस ऑफ द मटेरियल। लाइटिंग एंड हीटिंग चार्जेस रिक्वायर्ड, लाइटिंग मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी होती है फैक्ट्री के लिए होती है, पावर होता है, हीटिंग चार्जेस होते हैं, किसी प्रोडक्ट के लिए हीटिंग चार्जेस लगते हैं, लाइटिंग एंड हीटिंग चार्जेस। फायर इंश्योरेंस, फैक्ट्री इंश्योरेंस में ये सारे कवर हो जाते हैं बट द नाम अलग अलग है। स्टोर ओवरहेड्स, अभी स्टोर डिपार्टमेंट में भी तो होते हैं ना, स्टोर कीपर होता है, स्टोर वॉचमैन होता है, स्टोर का स्टेशनरी होता है, स्टोर का प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी होती है, जो इक्विपमेंट्स रखे हैं स्टोर्स में उसका रिपेयर एंड मेंटेनेंस होता है। स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस, खाने का खर्चा जैसे कि कैंटीन, चाय पानी का, पेंट्री एक्सपेंसेस, ऑल दोज आर कवर अंडर दिस स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस। ऑफिस स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस, स्टाफ, ऑफिस स्टाफ मतलब अभी ऐसा भी हो सकता है कि कैसे होता है ना, वर्कर्स अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ ऑफिस वर्कर्स चेंज होते हैं। फैक्ट्री में हम वर्कर्स कहते हैं, तो एडमिनिस्ट्रेशन में हम ऑफिस स्टाफ कहते हैं, दैट्स इट, उनके लिए वेलफेयर एक्सपेंसेस होते हैं। ऑडिट फीस एक्सपेंसेस, स्टॉक का ऑडिट होता है ना, फिर मशीन का ऑडिट होता है कि मशीनरी सच में एग्जिस्ट है या नहीं है, करेक्ट, बहुत सारे ऑडिट होते हैं, उस ऑडिट की फीस, ऑल दोज आर व्हाट
indirect expenses which are not directly identified with the product. बट अभी ये सारे एक्सपेंसेस आपके पास तो आ गए, बट इस एक्सपेंसेस को क्लासिफाई करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है. क्यों ऐसा? क्योंकि जब तक क्लासिफाई नहीं करोगे तब तक मैं ट्रीटमेंट देने में अनेबल हूं. So to do the proper treatment of the overheads, so first of all I have to classify all this expenditure in some terms, in some head में मुझे क्लासीफाई करना जरूरी है. तो चलो we'll see in new sheet, next sheet, classification of overheads. सो लिसन, यहां पे मैं लेके आया हूं आपको क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड्स. तो क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड्स क्या है? तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज एंड थर्ड, लिसन, इन बुक्स में बहुत सारे क्लासिफिकेशन दिया गया है, बट आई हैव टेकन ओनली इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन हियर. करेक्ट? कम से कम 6 या 7 क्लासिफिकेशन आर देयर, बट आई हैव टेकन ओनली 3 और मोर, ओनली 3 which are जो important है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. दैट्स आई टेकन हियर. फर्स्ट, एलिमेंट वाइज. जैसे कि कॉस्ट का क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा था एलिमेंट वाइज, वैसे ही यहां पे क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड्स है एलिमेंट वाइज. फंक्शन वाइज, अकॉर्डिंग टू द फंक्शन ऑफ द फैक्ट्री, overheads will be distributed on the function wise. Nature wise, according to the nature of expenditure, we can bifurcate, we can classify the entire expenditure this. Element wise क्या होता है? Indirect material, indirect labor and the indirect expenses. जैसे the direct material, direct labor, direct expenses, the same thing is here element wise. Indirect material, indirect labor and indirect expenses is there. Function wise, manufacturing means all the indirect expenditures regarding to the manufacturing activity. Administration means all the expenditures regarding to the administrative activity. And selling and distribution, so sales और distribute करने की जो activity होती है, जो function होता है, उसके according भी classification हो सकता है. अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दिए ना, उसी एग्जांपल को यहां पे हम बांट सकते हैं. जितना भी मटेरियल होता है, लेबर होता है, एक्सपेंस होता है, मैन्युफैक्चरिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव और सेलिंग. और द नेचर वाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. वेरिएबल, जो वैरी होता है अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ यूनिट्स. जो फिक्स रहता है, इफ यू आर गोइंग टू बी अ प्रोड्यूस और नॉट प्रोड्यूस, ओवरहेड्स विल बी देयर, दैट विल बी द फिक्स ओवरहेड्स. फिर उसके साथ आता है सेमी वेरिएबल. सेमी वेरिएबल का मतलब होता है बच्चों कि सम एक्सटेंट तक वो वेरिएबल होता है, सम एक्सटेंट तक वो फिक्स्ड होता है. करेक्ट? मतलब वो पूरा ना वेरिएबल है ना पूरा वो फिक्स्ड है, तो उसको हम सेमी वेरिएबल कह सकते हैं. तो इसके एग्जांपल्स भी बहुत हैं. करेक्ट? प्रीवियस शीट में हमने एग्जांपल्स जो देखे थे वो बाइफरिकेशन हो सकते हैं, बट एग्जांपल को इन सब में क्लासिफाई करने के लिए हमें उस एग्जाम्पल के साथ पूरे डिटेल डिस्कशन करना पड़ेगा, तभी जाके ये बाइफरिकेशन हो पाएगा. बट चलो, ऑलरेडी वी हैव क्लासिफाइड द ओवरहेड्स अंडर द 3 हेड, एलिमेंट वाइज, फंक्शन वाइज एंड नेचर वाइज. तो अभी हमें ट्रीटमेंट किसका देखना है? सो ज्यादातर हमें ट्रीटमेंट देना पड़ता है मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स का. करेक्ट? जो मैन्युफैक्चरिंग है, जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी, क्योंकि प्रोडक्ट के लिए कॉस्ट ज्यादातर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स का ही आता है. एडमिनिस्ट्रेटिव है भी, सेलिंग भी है, इनके भी सारे हमें ट्रीटमेंट देखना है. बट एक बार मैन्युफैक्चरिंग का देख लेते हैं, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ईजी है, वो डिफिकल्ट पार्ट नहीं है. बट द मैन्युफैक्चरिंग का बहुत डिफिकल्ट पार्ट है. क्यों? क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स हमें बांटने पड़ते हैं प्रोडक्ट को. कैसे बांटेंगे, क्या नहीं बांटेंगे, विल सी द इन नेक्स्ट स्लाइड. चलो नेक्स्ट स्लाइड में हम यहां पे जरूर देखते हैं. तो देखिए इस स्लाइड में हमें क्या देखना है अभी. ठीक है? तो इस स्लाइड में आ गया व्हाट, ट्रीटमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स. पहला हम वही लेंगे, ट्रीटमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स का क्या करना है. तो चलो देखते हैं क्या करना है भाई इसमें. सो फिर स्टेप नंबर 1,
पहले वो कहते कि व्हेन द क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड्स ऑन द साइंटिफिक एंड कंसिस्टेंट बेसिस इज कंप्लीट, ओवरहेड्स आर रेगुलरली कलेक्टेड। तो पहले ढूंढो कि मैन्युफैक्चरिंग के ओवरहेड्स कौन से हैं, उसका डेटा कलेक्ट करो, उसको क्लासिफाई करो एज ए मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स। तो पहला स्टेप यही होता है, ट्रीटमेंट के लिए चल रहा है। तो पहला स्टेप होता है कलेक्शन ऑफ ओवरहेड्स, आइडेंटिफाई इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर को, पहले ढूंढो कौन से खर्चे होते हैं, फिर उसको बांटो कि ये मैन्युफैक्चरिंग का है, ये एडमिनिस्ट्रेशन का है और ये सेलिंग का है। ठीक है ना। स्टेप 2, अलोकेशन एंड अपॉर्शमेंट। अलोकेशन मतलब डायरेक्टली चार्ज टू द पर्टिकुलर प्रोडक्ट, कि सपोज कोई ओवरहेड्स, कोई इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर डायरेक्टली रिलेटेड करता है किसी प्रोडक्ट के साथ, डायरेक्टली रिलेटेड करता है किसी प्रोडक्ट के साथ, तो खत्म, बात ही खत्म, उसको डायरेक्टली उसी प्रोडक्ट को दे दो। अपॉर्शमेंट मतलब जो इनडायरेक्ट खर्चे होते हैं, जो हम डिस्कस कर रहे हैं, उसको हमें बांटना है। अपॉर्शमेंट का मतलब यहां पे लेना है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स हमें बांटना है, ओवरहेड्स को बांटना है प्रोडक्ट में, या तो पहले हम डिपार्टमेंट में बांटेंगे। There are the two types of department, one is production department, another service department, क्योंकि ये सारे ओवरहेड्स इनकर्ड होते हैं पहले डिपार्टमेंट के लिए, और डिपार्टमेंट क्या कहता है कि हम मैन्युफैक्चर करते हैं प्रोडक्ट, तो ये इनडायरेक्टली प्रोडक्ट को ही जाना चाहिए। डेफिनेटली इनडायरेक्टली ये किसको जाना चाहिए, प्रोडक्ट को ही जाना चाहिए, बट पहले उसको बांटो तो। अरे बट बांटने के लिए चाहिए बेस, किसी भी चीज बांटने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए वी वांट अ बेस। बेस क्या होगा, तो देखो बेस, पहला एग्जांपल लिया मैंने एलोकेशन का। तो एलोकेशन का मतलब क्या है, इट मींस एक्सपेंसेस और ओवरहेड्स आर डायरेक्टली चार्ज टू द कॉस्ट सेंटर। अभी व्हाट डू मीन बाय कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट सेंटर मतलब जिसके लिए खर्चा हो गया वो, कॉस्ट सेंटर मतलब जिसके लिए खर्चा हो गया वो कॉस्ट सेंटर। क्योंकि जैसे कि हमारे घर में, अभी याद कर लीजिए कि हमारे घर में हमारा घर एक बहुत बड़ा कॉस्ट सेंटर है, क्योंकि उसमें ग्रोसरी का खर्चा होता है, दूध का खर्चा होता है, बहुत सारे खर्चे होते हैं। हमारा घर एक कॉस्ट सेंटर है, बट इस घर में मम्मी, पापा, भैया, बहन, मैं, ये है सब कॉस्ट सेंटर, क्योंकि सबके अलग अलग बाकी के भी खर्चे हैं। खाने का खर्चा सबका एक है, बट बाकी के खर्चे, कपड़े हो या कोई मतलब स्कूल के बुक्स हो, ये सबके अलग अलग खर्चे हैं। तो वो अलग अलग खर्चे हमें क्या करना पड़ेगा, डायरेक्टली चार्ज करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि वो डायरेक्टली आइडेंटिफाई हो रहा है। स्कूल, मान लीजिए कि मेरी बहन 10वीं में है, तो 10वीं का जो भी खर्चा होता है वो क्लियरली कट दिख रहा है कि वो उसी का खर्चा है। मान लीजिए कि मैं सीए की पढ़ाई कर रहा हूं, तो सीए की पढ़ाई का खर्चा जो डायरेक्टली मुझे दिख रहा है वो मेरा हो गया, उसको कहते हैं एलोकेशन, कि जो डायरेक्टली आइडेंटिफाई हो रहा है। करेक्ट। सच ओवरहेड्स हैज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप टू द डिपार्टमेंट के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, उसको भेज दो वही के वही, उस डिपार्टमेंट को भेज दो। अभी बारी आती है एग्जाम्पल, मतलब इसमें एग्जाम्पल, if the production department has appointed additional 2 helper to adjust the work of department, so additional helper charges will charge to the production department। सही है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कहता है कि मुझे 2 एडिशनल डिपार्टमेंट लगने वाले हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में भी 2-4 डिपार्टमेंट रहेंगे, प्रोडक्ट ए का, प्रोडक्ट बी का, प्रोडक्ट सी का। करेक्ट। तो प्रोडक्ट ए वाला कहता है कि मुझे एडिशनल 2 हेल्पर चाहिए। ठीक है। बी और सी डिपार्टमेंट, हम मैन्युफैक्चरिंग बी डिपार्टमेंट, मैन्युफैक्चरिंग सी डिपार्टमेंट कहता है कि वो हेल्पर हमारे नहीं है, वो प्रोडक्ट ए के हेल्पर है, तो उसको जाने दीजिए, उसका खर्चा हमारे लिए नहीं मतलब, क्योंकि वो प्रोडक्ट ए का है। तो किसी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कहता है कि वो मुझे एक्स्ट्रा चाहिए, तो उसी वो डिपार्टमेंट को चार्ज कर दो। तो इसके बाद यहां पे क्या आता है, ये एलोकेशन हो गया, मतलब प्रीवियस शीट में हमने एलोकेशन देखा। अभी हम देखेंगे अपॉर्शमेंट। तो देखो अपॉर्शमेंट का मतलब होता है जो खर्चा किसी भी डिपार्टमेंट को डायरेक्टली आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है, तो उसको बांटो। कैसे बांटोगे, बांटने के लिए बेस चाहिए। अब ये बेस कैसे आएगा, वेट बच्चों, आएगा। प्रॉब्लम है तो वहां पे सॉल्यूशन जरूर है। ठीक है। तो देखो,
It means expenses or overheads are distributed to the department based on the ratio of the basis. Ratio of the basis मतलब हम ratio find out करेंगे. Such overheads has no direct relationship to the department. Definitely. तो अभी रेशियो फाइंड आउट करने के लिए कुछ हमें एग्जांपल्स तो लेने पड़ेंगे. तो देखो क्या क्या है. स्टेप नंबर 3, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है? प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और सर्विस डिपार्टमेंट को ये सारे खर्चे बांटना. सुनो मैं क्या बोल रहा हूं. प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और सर्विस डिपार्टमेंट को सारे खर्चे बांटना, ये होता है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स. प्राइमरी पहले प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को बांटो, फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट किसको बांटता है, फिर सर्विस डिपार्टमेंट को क्या करना है वो देखते हैं. क्योंकि प्राइमरीली दो टुकड़े करेंगे ओवरहेड्स के. सम गोज टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सम गोज टू द सर्विस डिपार्टमेंट. फिर सर्विस डिपार्टमेंट के ओवरहेड्स का क्या ट्रीटमेंट देना है, फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के ट्रीटमेंट का क्या ओवरहेड देना है, वो हम धीरे धीरे बाद में देखते हैं. तो पहले प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन. तो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? इसमें it involves the allocation and apportionment of the different items of overheads to all departments and departments of factory as follows. तो ये कहते हैं allocation करना है, apportionment करना है different items of overheads to the all departments of the factory. फैक्ट्री के डिपार्टमेंट को सबको ये बांटना है. फैक्ट्री के डिपार्टमेंट को ये सबको क्या करना है बच्चों? ये ओवरहेड्स सबको बांटना है. It's called as what? Primary distribution. तो ढूंढते चलो. एक्सपेंडिचर तो हमारे पास पहले से ही है, उसके बेसिस ढूंढने पड़ेंगे. तो देखो फैक्ट्री आ गया मेरे पास, फैक्ट्री पुराना वाला. क्या कहता है? इंश्योरेंस चाहिए फैक्ट्री के लिए, फैक्ट्री इंश्योरेंस, डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री, फैक्ट्री रेंट्स एंड रेट्स, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ फैक्ट्री. देखो क्या बताया एग्जाम्पल से. दीज आर ऑल रिलेटेड टू द ओनली एंड ओनली फैक्ट्री. इंश्योरेंस ऑफ फैक्ट्री, डेप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग, फैक्ट्री रेंट एंड रेट्स, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ फैक्ट्री. इनको प्रोडक्ट और सर्विस डिपार्टमेंट को बांटोगे कैसे? क्योंकि प्रोडक्ट और सर्विस डिपार्टमेंट फैक्ट्री में है. इस फैक्ट्री में दोनों भी डिपार्टमेंट है. तो ये खर्चा फैक्ट्री के लिए किया है, मतलब इनडायरेक्टली ये खर्चा प्रोडक्शन और सर्विस डिपार्टमेंट को किया है. तो इनको बांटोगे कैसे? तो देखो दिस एरो सेज दैट बांटने के लिए रेशियो इज फ्लोर एरिया ऑक्यूपाइड. मतलब जिस डिपार्टमेंट ने जितना एरिया ऑक्यूपाई किया है, जिस डिपार्टमेंट ने जितना एरिया ऑक्यूपाई किया है उसके अकॉर्डिंग इंश्योरेंस का पैसा, डेप्रिसिएशन का, फैक्ट्री का और रिपेयर्स का पैसा उनमें बांट दो. वो खर्चा उनमें बांट दो. मान लीजिए कि इंश्योरेंस 10,000 रुपए, मान लीजिए कि इंश्योरेंस 10,000 है. तो 10,000 रुपए आपके फैक्ट्री का एरिया कितना है, उस एरिया का बेसिस, इस एरिया के बेसिस पे हर डिपार्टमेंट को बांट दो. डेप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्री एरिया के वाइज बांट दो, फैक्ट्री रेंट एरिया के वाइज बांट दो, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ फैक्ट्री एरिया के वाइज बांट दो. क्योंकि एरिया ही ऐसा होता है कि जितना मैंने एरिया ऑक्यूपाई किया उतना ज्यादा मेरा इंश्योरेंस, उतनी ज्यादा मेरी डेप्रिसिएशन, उतना ज्यादा मेरा रेंट, उतना ज्यादा मेरा रिपेयर एंड मेंटेनेंस. तो एरिया ऑक्यूपाइड इसके लिए यूज हो सकता है. मैंने पहले बताया था कि ये सारे खर्चे अभी हमें बांटने पड़ेंगे. तो बांटने के लिए बेस लेना पड़ेगा. तो दिस इज माय बेस. अंडरस्टूड? तो चलो अगले शीट पे. तो क्या कहते हैं? अभी इस शीट पे कौन से खर्चे आते हैं? तो देखो मशीनरी, इट्स अ फैक्ट्री मशीनरी. फैक्ट्री मशीनरी के लिए क्या क्या होगा? इंश्योरेंस ऑफ फैक्ट्री मशीनरी, डेप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्री मशीनरी, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ फैक्ट्री मशीनरी. इसको कैसे बांटोगे? इजी है. द कैपिटल कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, जिस डिपार्टमेंट की जितनी मशीनरी उसको ये बांट दो. जिस डिपार्टमेंट की मशीनरी का जिसका वैल्यू उतना इंश्योरेंस, जितना वैल्यू उसका डेप्रिसिएशन, जितना वैल्यू उसका रिपेयर एंड मेंटेनेंस. तो कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी के हिसाब से ये खर्चे डिपार्टमेंट को बांट दो. मेडिकल एक्सपेंसेस, तो मेडिकल एक्सपेंसेस किसके लिए होते हैं? और सुपरवाइजर सैलरी. मेडिकल एक्सपेंसेस, सुपरवाइजर सैलरी, कैंटीन एक्सपेंसेस. मेडिकल किसके लिए लगता है? मशीन के लिए, फैक्ट्री के लिए नहीं.
एम्प्लॉयज के लिए। सुपरवाइजर सुपरवाइज किसको करता है? एम्प्लॉयज को। कैंटीन में खाना कौन खाता है, चाय कौन पीता है? एम्प्लॉयज। सो ऑल दिस एक्सपेंडिचर should be distributed on the basis of number of employees and number of workers. आई बात समझ में? Then go to the next sheet. तो बच्चों देखो यहां पे भी 2-4 एग्जांपल लेंगे हम। क्या लिखा है? स्टॉक। सो ये पिक्चर दिया है कि मान लीजिए कि आई एम अ मैन्युफैक्चरर ऑफ पाइप, तो ये मेरा स्टॉक है। इंश्योरेंस ऑफ स्टॉक, स्टोर चार्जेस मतलब जहां पे मैं रखता हूं, स्टोर कीपिंग चार्जेस, मटेरियल हैंडलिंग चार्जेस, ऑल दो चार्जेस इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू ऑफ स्टॉक एंड डायरेक्ट मटेरियल। यस, डायरेक्ट मटेरियल और वैल्यू ऑफ स्टॉक का मतलब क्या होता है? वही तो होता है कि जो मटेरियल अपने पास है, जो मटेरियल मुझे लगता है, प्रोडक्ट ए को दूसरा मटेरियल लगता है, प्रोडक्ट बी को डिफरेंट काइंड ऑफ, प्रोडक्ट सी को डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल लगता है, तो उस काइंड ऑफ मटेरियल के अकॉर्डिंग उसका क्या वैल्यूएशन है, उसके अकॉर्डिंग क्या करना है, ये सारे चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट करना है किसको? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड सर्विस डिपार्टमेंट को। Oh, lighting charges, lighting and heating charges, power charges. So we can distribute it to the all production department on the basis of what? Light point and horsepower of the machine. Power distribute on the basis of HP of machine and the lighting charges depend upon the light points. Lighting का charges जो होता है, lighting charges light point भी हो सकता है और area भी ले सकते हैं। जितना बड़ा area उतना बड़े light points, जितना बड़ा एरिया उतने सारे लाइट पॉइंट, तो लाइट पॉइंट के हिसाब से और एरिया के हिसाब से भी लाइटिंग के चार्जेस हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। नाउ तो देखिए प्रीवियस शीट में हमने सारे खर्चे देखे थे कि कैसे बांटना है, उसके बेस देखे थे। अरे बट ये जो बेस हमने देखा ठीक है, बट उसका स्टेटमेंट कैसे बनाए? तो फाइनली जितना हमने बेस देखा है, जितना हमने एग्जाम्पल देखा है, तो वो सारे एग्जाम्पल एक प्रॉब्लम फॉर्मेट में हमारे पास आते, और प्रॉब्लम फॉर्मेट में आने के बाद वो सारे हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। तो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमने बेस तो पहले से देख चुका, तो उसके लिए हमें 6 स्टेटमेंट बनाना पड़ता है। तो ये यहां पे देखिए, द स्टेटमेंट शोइंग द प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स, स्टेटमेंट शोइंग प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स। तो क्या क्या इसमें आता है? पर्टिकुलर्स मतलब यहां पे सारे ओवरहेड्स के नाम आएंगे, फिर आएगा अमाउंट, तो ये ओवरहेड्स मतलब फैक्ट्री इंश्योरेंस, तो यहां पे हम फैक्ट्री इंश्योरेंस लिखेंगे, 1 मिनट, यहां पे हम फैक्ट्री इंश्योरेंस लिखेंगे और इस इधर उसके ओवरहेड्स लिखेंगे, ठीक है, तो उसका अमाउंट लिखेंगे। फिर आएगा बेस, तो हमें ये बांटने के लिए बेस चाहिए, करेक्ट, तो बांटने के लिए बेस चाहिए, मतलब फैक्ट्री इंश्योरेंस उसका अमाउंट 10,000 है, तो हम बांटेंगे कैसे? सो द नेक्स्ट आता है रेशो, तो उसका रेशो बनाएंगे, बेसिस का रेशो, जैसे कि मैंने बताया कि आपको फैक्ट्री इंश्योरेंस, तो फैक्ट्री इंश्योरेंस का बेस क्या बन गया? एरिया ऑक्यूपाइड, तो एरिया के हम रेशो बनाएंगे कि कौन से डिपार्टमेंट ने कितना कितना एरिया ऑक्यूपाइड करके रखा हुआ है। फिर उसके बाद बनता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट आएगा, फिर उसके बाद आएगा सर्विस डिपार्टमेंट, बिकॉज ऑफ द देयर आर द ओनली 2 डिपार्टमेंट्स, वन इज प्रोडक्शन, अनदर इज सर्विस डिपार्टमेंट। बट सर्विस डिपार्टमेंट डजंट मैन्युफैक्चर एनीथिंग, कोई मैन्युफैक्चर नहीं करता, वो जस्ट सर्विस प्रोवाइड करता है किसको? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। चलो उसके बारे में बाद में आते हैं, पहले देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में 2 प्रोडक्शन है, कौन से? प्रोडक्ट ए मतलब डिपार्टमेंट ए और डिपार्टमेंट बी। तो यहां पे कोई डिपार्टमेंट ए में कोई दूसरा प्रोडक्शन मैन्युफैक्चर होता है, बी में कोई दूसरा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता है। फिर डिपार्टमेंट एस एंड डिपार्टमेंट क्यू, सो एस एंड क्यू प्रोवाइडिंग द सर्विसेज। अब ये सर्विस डिपार्टमेंट के नाम कोई भी हो सकते हैं, रिपेयर मेंटेनेंस हो सकता है, बॉइलिंग हाउस हो सकता है, पंपिंग हाउस हो सकता है, कैंटीन भी हो सकता है, करेक्ट। तो ऑल दीज आर व्हाट? 2 सर्विस डिपार्टमेंट, 2 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। देखिए मैंने 2 लिया, इसका मतलब 2 ही नहीं रहेंगे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 4 भी हो सकते हैं, सर्विस डिपार्टमेंट भी 4 हो सकते हैं, दैट कोई ऐसा कंपल्शन नहीं है। तो ये सारे ओवरहेड्स के नाम हमें यहां पे लिखना है, करेक्ट, सारे ओवरहेड्स के नाम यहां पे लिखेंगे, अमाउंट यहां पे लिखेंगे, बेसिस यहां पे लिखेंगे, रेशियो लिखेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस रेशियो हम चारों को ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे।
जैसे मैं आपको पहले से बता चुका हूं कि मान लीजिए कि कैंटीन का एक्सपेंसेस, तो हर डिपार्टमेंट में कितने नंबर ऑफ वर्कर्स है उसके अकॉर्डिंग हम डिस्ट्रीब्यूट करते जाएंगे और फाइनली विल टेक द टोटल। टोटल किसका आएगा? तो देखो, पहले अमाउंट कॉलम का टोटल आएगा, फिर डिपार्टमेंट ए की टोटल आएगा, फिर डिपार्टमेंट बी का टोटल आएगा, फिर डिपार्टमेंट एस का टोटल आएगा, फिर डिपार्टमेंट क्यू का टोटल आएगा। सो ये टोटल आने के बाद हमारा प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट होता है। क्या होता है ना बच्चों, प्राइमरी अपना कंप्लीट हो गया, स्टेप 3 तक हम आ चुके। अभी तक भी हमने ये नहीं देखा कि ये प्रोडक्ट को चार्ज कैसे करना है। अभी तक तो फाइनल ये हुआ कि सारे डिपार्टमेंट को हमने ये ओवरहेड्स बांट दिया है, सारे डिपार्टमेंट्स को ये ओवरहेड्स क्या कर दिया हमने, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स यहां तक खत्म हो जाता है। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे इसके ऊपर पहले एक एग्जाम्पल की पहले प्राइमरी बनता कैसे है, फिर विल जंप ऑन द सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। करेक्ट, सेकेंडरी की थ्योरी भी पहले करने पड़ेगी हमें, उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, एग्जाम्पल करना पड़ेगा। बट अब तक के लिए बच्चों थैंक्स अ लॉट। और बच्चों प्लीज अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलना। थैंक यू बच्चों।